Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will have discussion and some practice question on sales variances. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियोस शेयर की हैं उसके अंदर मैंने सेल्स वेरिएंसेस को समझाने की कोशिश की है और मैंने बताने की कोशिश की है कि सेल्स वेरिएंसेस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो है वो जिस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे और हमने 4 लेवल के ऊपर कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे, इसी तरीके से हम लोग सेल्स के वेरिएंसेस को भी कैलकुलेट करेंगे और उसको भी हम लोग 4 लेवल वेरिएंस एनालिसिस जो है वो करना सीखेंगे यहाँ पे। हमने जब अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी शुरू में फ्लेक्सिबल बजट का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जी प्रॉफिट में क्या फर्क आ रहा है। तो प्रॉफिट में जो फर्क होता है उसकी हम लोग रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं वेरिएंस एनालिसिस के अंदर कि हम लोग जो है वो अपने बजटेड प्रॉफिट से जो है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कम या ज्यादा क्यों आ रहा है। अगर वो ज्यादा आ रहा है तो किसका क्रेडिट है और अगर वो कम आ रहा है तो किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग जो है वो इसको एनालाइज करते हैं और हम लोग हमारा एनालिसिस दो डायमेंशन में काम करता है। एक हमारे कॉस्ट के हवाले से है और दूसरा जो है वो हमारे रेवेन्यूज के हवाले से है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारी या तो कॉस्ट ज्यादा आ गई जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो गए हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो अपने रेवेन्यूज की साइड को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे रेवेन्यूज की वजह से हमारा जो प्रॉफिट कम आ रहा है उसकी क्या वजूहात हैं और उसको हम लोग जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है वो उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने उसके लिए जो है वो आपके सामने एक मैं एक्सरसाइज को लेके आपके सामने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो सेल्स के वेरिएंसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेल्स वेरिएंसेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकता है, जिसमें हम लोग जो है वो लेवल 1 के ऊपर जब भी हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और लेवल 1 के ऊपर जो है वो वेरिएंस एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग लेवल 1 के ऊपर स्टैटिक बजट वेरिएंस निकालते हैं। लेवल 1 पे लेवल 1 के ऊपर जो है वो हम लोग सबसे पहले स्टैटिक बजट वेरिएंस फॉर रेवेन्यूज के लिए जो है वो हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस निकालते हैं और फॉर सेल्स कह सकते हैं। फिर इसको हम लोग जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं जब हम लोग लेवल 2 के ऊपर आते हैं। तो लेवल 2 एनालिसिस के अंदर हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक इसका जो पार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा इम्पैक्ट आ जाएगा प्राइस की वजह से, जिसको हम लोग जो है वो सेल्स प्राइस वेरिएंस या फिर सेल्स मार्जिन वेरिएंस कहते हैं। और दूसरी तरफ पे हमारे पास जो है वो इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम का जाता है तो उसको हम लोग जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का नाम देते हैं। जब हम लोग लेवल 2 के ऊपर जो है वो हम लोग आज हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 को भी सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग लेवल 3 के ऊपर जब वेरिएंस एनालिसिस करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि सेल्स का जो वॉल्यूम है वो कम या ज्यादा किस वजह से हो रहा है और उसकी उसकी वजूहात हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर जो है वो हम लोग फर्दर उसकी जो है वो डिटेल में चले जाते होते हैं, जिसको हम लोग सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, हम बेसिकली सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग ये कहते हैं जी अच्छा ये क्वांटिटी जो है वो हमारी कम या ज्यादा क्यों हुई है। तो फिर हम लोग लेवल 4 एनालिसिस करते हैं और लेवल 4 के अंदर हम लोग सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को मार्केट शेयर वेरिएंस और मार्केट
साइज वेरिएंस, इसमें हम लोग जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम लोग जब कोशिश करेंगे ये फर्स्ट 2 लेवल को सीखने की, कि जिसमें हम लोग जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, और लेवल 3 और लेवल 4 को हम लोग जो है वो अब अगली क्लास के अंदर जो है वो हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने आपके साथ जो है वो कुछ जो एक एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया है चार्ल्स टी हॉर्नग्रैंड की बुक में से। ये चार्ल्स टी हॉर्नग्रैंड की बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में से भी हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे, और चैप्टर नंबर जो है वो 7 क्या है जो है वो उसके अंदर भी हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी लेक्चर की, उसमें भी मैंने ये तमाम टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 एनालिसिस कर सकते होते हैं। मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Here is the exercise 720, ये चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 20 है। इस डाटा को हम लोग यूज करके हम लोग जो है वो सेल्स, ये जो लेवल 1 और लेवल 2 के वेरिएंस एनालिसिस है, इसको हम लोग जो है करने की कोशिश करेंगे। ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं, इसको जो है वो सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, और फिर उसके बाद जो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसी फॉर्मेट पे लेके चलूंगा। इन क्वेश्चन को मैं उस तरीके से नहीं करवाऊंगा जैसे आप लोगों को रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो ये डाटा यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग जो है वो स्टैटिक बजट वेरिएंस, फिर उसके बाद जो है वो सेल्स मार्जिन वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, हमारे पास जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी हुई है उन्होंने 2014 के लिए वो एक्चुअल रिजल्ट्स दिए गए हैं और स्टैटिक बजटेड रिजल्ट्स दिए गए हैं, जिसमें यूनिट पाउंड्स हैं, जो कि उन्होंने कहा जी कि 3,50,000 पाउंड आइसक्रीम वो बेचते हैं, और 3,35,000 उन्होंने बजट की थी कि भाई इतने यूनिट वो बनाएंगे और बेचेंगे। रेवेन्यूज में उन्होंने कहा जी 20,12,500 का रेवेन्यू एक्चुअली कमाया है, 19,76,500 वो उन्होंने बजट किया था। वेरिएबल कॉस्ट जो है उन्होंने 11,37,500 की उन्होंने जो है वो की हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली प्लान की थी 10,38,500 की, उनकी ज्यादा हुई है वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन उन्होंने कहा जी 8,75,000 का प्लान किया था, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो गया है, 9,38,000 से उन्होंने प्लान किया था, लेकिन 8,75,000 उनका हुआ है, इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कम आ गया है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका जो कम आया है उसकी वजूहात क्या है, उनकी रीजंस क्या हैं। तो उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग सेल्स वाली साइड को सिर्फ कवर करेंगे। जो वेरिएबल ओवरहेड वाली साइड है उसको हम लोग, वो जो स्पेंडिंग वेरिएंसेस होते हैं उसमें हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेल्स के वेरिएंसेस की बात करेंगे। अब इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर जो है वो हम लोग इसको सबसे पहले इसी फॉर्मेट को इसी जो है वो हमारे पास जो चार्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेवल 1 के ऊपर लेवल 1 एनालिसिस जब हमने करना है तो हमें सेल्स वेरिएंस जो है वो निकालना है। सेल्स वेरिएंस भी कहते हैं इसको हम लोग स्टैटिक बजट सेल्स वेरिएंस भी कहते हैं, स्टैटिक बजट सेल्स वेरिएंस, या इसको हम लोग टोटल सेल्स वेरिएंस भी कहते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे टोटल सेल्स वेरिएंस के लिए, ये बराबर होगा टोटल सेल्स वेरिएंस इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से कह लें कि हम लोग टोटल सेल्स वेरिएंस इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, एक्चुअल सेल यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हम लोग एक्चुअल सेलिंग प्राइस या फिर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स और एक्चुअल,
अच्छा जी, एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरह से हो जाएगी आप लोगों को। मैं यहाँ पे दो हिस्सों में इसको जो है वो डिवाइड करके आपको समझाता हूँ। मैं इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन वी विल यूज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हेन वी विल यूज सेल प्राइस। हम दो तरीकों से इस वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स के वेरिएंसेस के लिए हम लोग दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। एक हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके करते हैं और एक हम लोग सेलिंग प्राइस को लेके करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन होगा तो हमारे लिए बेहतर अप्रोच ये है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके करें, और अगर हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें नहीं गिवन है तो हम लोग फिर सेलिंग प्राइस को लेके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी रीजन क्या है कि अगर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट अब अगर अवेलेबल होगी तो तभी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं होगी तो फिर हमारी मजबूरी है, फिर हमें सेलिंग प्राइस वाली ही अप्रोच को लेना पड़ेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच या यूज करेंगे तो हम लिखेंगे एक्चुअल सेल्स मार्जिन। हम एक्चुअल सेल्स मार्जिन में से स्टैंडर्ड और बजटेड, स्टैंडर्ड और बजटेड सेल्स मार्जिन जो है फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड या सॉरी स्टैंडर्ड और बजटेड सेल्स वॉल्यूम जो है वो हम लोग सेल्स मार्जिन जो है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग ये यूज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे मार्जिन यूज करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू यूज करते हैं, माइनस बजटेड सेल्स रेवेन्यू। एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस बजटेड सेल्स रेवेन्यू। अब इसका फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स मार्जिन होता है एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट माइनस, यहां पे स्टैंडर्ड के लिए क्या है जी, बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हम इस तरफ की बात कर लेते हैं एक्चुअल सेल्स की, तो हम कहते हैं जी एक्चुअल यूनिट्स actual units sold multiply by actual selling price minus budgeted units sold multiply by budgeted selling price। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस यूज करते हो, यहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करते हो। तो ये बेसिकली दो अप्रोचेस में फर्क है और कोई सी भी आप अप्रोच ले सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम कर सकते हो। इसलिए आप लोग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट अगर आपके पास गिवन है तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच लेते हैं, क्योंकि कंपनी ज्यादा कंसर्न होती है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट क्या आ रहा है, ना कि वो सेल्स की टर्म्स के अंदर जो है वो वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए जब भी सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की टर्म के अंदर यूज किए जाते हैं या कैलकुलेट किए जाते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस के अंदर। ओके, अब आप जरा इन दोनों में से जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेना है और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। अब हम लोगों ने दोनों तरफ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया है,
तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट दोनों साइड पे माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों में जो जो प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड निकाल के हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का स्टैंडर्ड इंपैक्ट डाल रहे हैं, मीन हम लोग कॉस्ट के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्राइस का ही इंपैक्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो है वो जो एब्सोल्यूट फिगर की बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे लिए बेहतर अप्रोच है। अब अपने सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमारे पास डेटा के अंदर वो ये है कि हमें जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो है 3,50,000 और जो स्टैटिक बजटेड यूनिट्स हैं वो 3,35,000 हैं। तो इन फिगर्स को लेके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। एक्चुअल यूनिट्स हैं जी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे निकलेगा, और बजटेड यूनिट्स हैं 3,35,000 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। और इसी लिहाज से अगर मैं इधर करता हूं तो एक्चुअल यूनिट्स हैं 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस मैं अभी बताता हूं आपको, और बजटेड यूनिट जो है वो है 3,35,000। ये मैंने फिगर अभी नोट कर ली है यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाती है बात एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन की और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस की। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले निकालना है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट बराबर होगा एक्चुअल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल रेवेन्यूज हमें जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये मैं ये लिखने जा रहा हूं, वो है 20,12,500 और एक्चुअल यूनिट्स हैं 3,50,000। तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 20,12,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000। तो 20,12,500 को डिवाइड करेंगे 3,50,000 के ऊपर, तो ये हमारे पास जाएगा जी 5.75 पर यूनिट। सॉरी, यहाँ पे यूनिट चूंकि पाउंड्स हैं इसलिए मैं पर पाउंड लिख लेता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास एक्चुअल प्राइस। अब उसके बाद आ जाती है जी स्टैंडर्ड और बजटेड प्राइस। स्टैंडर्ड और बजटेड प्राइस बराबर होगा बजटेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड रेवेन्यू जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 19,76,500। 19,76,500 यहाँ पे लिखा मैंने 19,76,500 डिवाइडेड बाय जो बजटेड यूनिट्स हैं वो है 3,35,000। ये भी हमें गिवन है, तो डिवाइड करूंगा 3,35,000 के ऊपर, तो आ जाएगा जी 5.90। ये 5.9 पर पाउंड हमारे पास ये प्राइस आ गई। अब उसके बाद आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर पाउंड, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। अब अगर क्वेश्चन पे जाके देखें तो जो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट है वो है जी 10,38,500। ये स्टैटिक बजट में मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 10,38,500 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स हैं 3,35,000 बराबर आ जाएगा 10,38,500 डिवाइडेड बाय 3,35,000। ये आ जाएगा जी 3.1 पर पाउंड। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट।
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये जिसको मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहा हूँ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाली है, दैट इज 5.75, और स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने निकाली है 3.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.75 माइनस 3.1, तो ये आ जाएगा जी 2.65 पर पाउंड हमारे पास जो है वो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। अब हमारे पास है जी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बराबर आ जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस या बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब बजटेड सेलिंग प्राइस जो है वो है 5.90 माइनस 3.10 बराबर आ जाएगा 5.9 माइनस 3.1, तो ये आ जाएगा जी 2.8 पर पाउंड हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब इन फिगर्स को हम लोग जो है वो अपने उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 2.65, और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो हमें गिवन है, वो हमने मालूम किया है 2.8, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2.8। ओके जी, अब 3,50,000 मल्टीप्लाई करूंगा 2.65 के साथ, तो आ जाएगा जी 9,27,500 का मेरे पास क्या आ गया जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, एक्चुअल सेल्स मार्जिन आ गया ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस बजटेड और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2.8, ये आ जाएगा जी 9,38,000 का हमारे पास जो है वो ये रेवेन्यू आ गया, ये मार्जिन आ गया। अब इन दोनों को जब मैं नेट ऑफ करूंगा 9,38,000 को और 9,27,500 को, तो मेरे पास जो है वो जवाब आ गया 10,500। अब ये जो 10,500 है ये डॉलर अमाउंट है। अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? आप जरा गौर करें कि हमने कहा कि हमारे पास स्टैंडर्ड मार्जिन होना चाहिए था 9,38,000 का, लेकिन हमने एक्चुअली मार्जिन कमाया 9,27,500, मीन हम बजट से स्टैंडर्ड से कम रहे। जब हमने कम कमाई की, कम हमने प्रॉफिट कमाया, कम हमने सेल्स की, जिसकी वजह से हमारा ये अनफेवरेबल आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, अनफेवरेबल क्या आ गया है, स्टैटिक बजट वेरिएंस आ गया है। ये हमने इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो है वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस के हवाले से हमने ये कहा कि इसकी जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस थी जो हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस 5.75 है और स्टैंडर्ड 5.9 है। तो ये मैं लिख लेता हूँ 5.75 और ये है जी 5.9। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5.75, तो ये वही वाली अमाउंट आ जाएगी 20,12,500 का रेवेन्यू आ गया। और माइनस जो है वो इसी तरीके से बजटेड रेवेन्यू जो है वो क्या आ जाएगा 3,35,000 मल्टीप्लाई बाय 5.9 करूंगा, तो आ जाएगा जी 19,76,500 का ये आ गया। तो इस लिहाज से जब मैंने दोनों को फर्क निकाला, माइनस किया 20,12,500 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 36,000। तो ये 36,000 का ये मेरे पास जो है वो फर्क आ गया इन दोनों के अंदर। और ये मैं देखा 19,76,500 मेरी सेल्स होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी एक्चुअल रेवेन्यू आए हैं 20,12,500 के। तो फिर ये मेरे पास जो है वो फेवरेबल सिचुएशन आ गई है। तो अब आप यहाँ पे देखें जरा गौर से
कि ये हमारे पास जो है वो रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यूज फेवरेबल आते हैं अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता हूं तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कैलकुलेट करता हूँ, मीन सेलिंग प्राइस में से मैं वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट माइनस करके करता हूँ, तो तब मेरे पास जो है वो 10,500 आएगी। अब इनमें से बेहतर अप्रोच क्या है? बेहतर अप्रोच कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली है, क्योंकि जब आप लोग सेलिंग सेल्स के हवाले से बात करोगे, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो ये बेसिकली क्या आ जाएगा कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग चूंकि कंपनी जो होती है वो ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा कंसर्न होती हैं रेदर देन के वो उसके मार्जिन के ऊपर, सॉरी उसके ऊपर सेल्स के ऊपर हूँ, रेवेन्यूज के ऊपर हूँ, इसलिए हम लोग जो है इसको इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कैलकुलेट जो है करना ज्यादा बेहतर है। मैंने दोनों अप्रोचेज आपको इसलिए सिखाई हैं कि बाद औक़ात हमारे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन हुई होती है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं होती है, तो उस सूरत में फिर आप सेलिंग प्राइस लेंगे। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट मौजूद हो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी आपके पास मौजूद हो, तो तब आप लोग क्या करोगे कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को लेके चलेंगे। और इस तरीके से हम लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच को ही यूज करके हम लोग जो है वो सेल्स के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कंपनी जो होती है वो ज्यादा कंसर्न जो होती है वो बॉटम लाइन से होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन उनकी सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स की फिगर भी जाहिर है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा उनका इम्पैक्ट जो है वो कहते हैं जी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर नजर आना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का इम्पैक्ट जो है क्या नजर आ रहा है एब्सोल्यूट फिगर में, ये बेसिकली जो है वो अपने एनालिसिस के अंदर देखना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए ज्यादा बेहतर अप्रोच होती है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके ही कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग इससे ये लेवल 1 के ऊपर हमने बात की थी कि ये लेवल 1 एनालिसिस के ऊपर हम लोग ओवरऑल स्टैटिक बजट वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो ओवरऑल हमारी जो सेल्स थी उनके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे जो है वो सेल्स की वजह से 19,76,500 और 20,12,500, 20,12,500 माइनस 19,76,500, ये अगर करते हैं तो 36,000 का यही वाला फर्क है। तो 36,000 के हमारे रेवेन्यूज जो है वो हमने कहा जी कि बजटेड से हमारे एक्चुअल रेवेन्यूज जो है वो क्या है ज्यादा आए हैं। लेकिन जब हम लोगों ने मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है तो हमने ये देखा कि हमारा ओवरऑल मार्जिन सेल्स तो बड़ी है, लेकिन हमारा ओवरऑल मार्जिन जो है वो कम हुआ है। यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, नीचे मार्जिन वाली बात जो है वो कम हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा बेहतर अप्रोच जो होती है वो मार्जिन के टर्म्स में कैलकुलेट करना होता है रेदर देन कि हम लोग ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू के टर्म के अंदर जो है वो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग जो है वो इसके सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो एनालिसिस के ऊपर चले जाते हैं। तो सेकंड लेवल वेरिएंस एनालिसिस में लेवल 2 वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम लोग बेटे दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 होता है जी हमारे पास सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और दूसरा होता है जी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब सेल्स मार्जिन वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ये मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। बेसिकली ये मार्जिन का फर्क है। हम ये कहते हैं जी कि जो है वो एक्चुअल सेल्स मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन फॉर एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स के ऊपर कितना स्टैंडर्ड मार्जिन है ये बेसिकली वो है। अब इसके लिए हम लोग एक्चुअल सेल्स मार्जिन को होता है जी एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन मल्टीप्लाई बाय जो है वो फॉर एक्चुअल यूनिट्स। तो यहां पे करेंगे हम एक्चुअल यूनिट्स, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बजटेड अमाउंट होती है तो फ्लेक्सिबल बजटेड एक्चुअल यूनिट्स पे कैलकुलेट होती है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन
स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में, इन दोनों में देखें अगर आप गौर से, तो एक्चुअल यूनिट्स कॉमन आ गए, तो ये फर्क आ जाता है, ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एक्चुअल यूनिट्स के साथ। अब इनमें अगर आप लोग फिगर्स पुट करते हो अपने, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2.65, और ये आ जाता है जी के 2.8 जो है वो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो ये आ जाएगा जी 2.65 माइनस 2.8 ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो है वो 3,50,000 पाउंड्स जो हैं वो हमें गिवन है। ये हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों का जब फर्क लिया तो ये 0.15 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 जब आप लोग करोगे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी 52,500 की फिगर आ जाएगी। और चूंकि हमने कहा जी स्टैंडर्ड मार्जिन था हमारा 2.8, एक्चुअल मार्जिन हमने कमाया है 2.65, इसका मतलब है कि हमने कम जो है वो प्राइस चार्ज की है, कम मार्जिन चार्ज किया है, जिसको कि हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हमने अनफेवरेबल जो है वो कम ने हम लोगों ने प्राइस जो है वो चार्ज की है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है वो कम हुआ है, और उसकी वजह से हमारी जो है वो ओवरऑल जो है वो 52,500 का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू लेस प्राइस चार्जिंग। अब अगर मैं इसी वाले ही को मैं अगर प्राइस के टर्म्स में कैलकुलेट करता हूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि अगर हम प्राइस को यूज करते हैं, when we use selling price instead of कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बजाय हम सेलिंग प्राइस यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। मीन ये हमने कहा जी ये है हमारे पास एक्चुअल रेवेन्यूज माइनस ये है फ्लेक्सिबल बजटेड रेवेन्यूज या स्टैंडर्ड रेवेन्यूज फॉर एक्चुअल सेल्स। ये फ्लेक्सिबल बजटेड रेवेन्यूज हैं, स्टैंडर्ड रेवेन्यूज फॉर एक्चुअल सेल्स। अब इन दोनों में आप देखें जरा गौर से, एक्चुअल सेल्स एक्चुअल यूनिट्स कॉमन आ गया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस या बजटेड सेलिंग प्राइस एक ही बात है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दी गई है, हमने अभी मालूम की थी 5.75 और बजटेड जो थी वो सेलिंग प्राइस थी वो 5.9, दैट वाज 5.9, और इन दोनों का और मल्टीप्लाई बाय है जी 3,50,000, ये 3,50,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का जब आप फर्क लेंगे 5.7 तो ये 0.15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 आप जब करोगे तो ये भी उसी तरीके से 52,500 की ही फिगर आ गई है। ये भी अनफेवरेबल होगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड प्राइस हमें का चार्ज करनी चाहिए थी प्राइस 5.9, एक्चुअली हम लोगों ने प्राइस चार्ज की है जो एक्चुअल है वो है 5.75 पर पाउंड। इस तरीके से हमारे पास 52,500 का अनफेवरेबल जो है वो सेल्स मार्जिन वेरिएंस आ जाता है, या ये आप सेल्स मार्जिन वेरिएंस कहेंगे इसको, और ये आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस कहलाएगा। ये एक ही बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन में कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, इस वजह से इनका फर्क भी जो है वो सेम आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस का फर्क लिया है, यहाँ पे हमने मार्जिन वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं की है, इसलिए 52,500 ही इसका भी ये वाला आ रहा है। तो इस लिहाज से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अगर आप लोग दोनों तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ये सेम रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपने इस अप्रोच के तहत कैलकुलेशंस करनी है, ना कि आप लोगों ने सेलिंग प्राइस के तहत करनी है। हाँ, अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आप लोग सेलिंग प्राइस वाली अप्रोच को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग लेवल 2 के ऊपर हम लोग दूसरा जो सेकंड वेरिएंस मालूम करते हैं, दैट इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस,
अगर मैं यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी इसी तरीके से यूज करता हूं तो वॉल्यूम वेरिएंस बराबर होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होगा जी एक्चुअल, इस तरह से कह लें जी बजटेड सेल्स actual sales on standard margin minus budgeted sales on standard margin. Actual sales on standard margin minus budgeted sales on standard margin. ये बेसिकली स्टैटिक बजट सेल है, ये फ्लेक्सिबल बजट सेल है. ओके जी, एक्चुअल सेल्स हैं जी 3 लाख, एक्चुअल सेल्स एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस एक्चुअल यूनिट, ये हैं बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब इन दोनों में से अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे जी एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड या बजटेड यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. एक्चुअल यूनिट्स हैं जी 3,50,000 के जो हमें गिवन है, बजटेड यूनिट्स हैं 3,35,000 के, ये भी हमें गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने अभी अपनी कैलकुलेशन में यूज किया है और कैलकुलेट किया है, दैट इज 2.8. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी 2.8. इस लिहाज से आप क्या करते हो, 3,50,000 मल्टी माइनस 3,35,000 आप माइनस करते हैं तो ये 15,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.8 आ गया. तो 15,000 को 2.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 42,000. ये 42,000 आ गया. अब आप जरा गौर करें, हमने कहा जी हमने बजट किए थे यूनिट 3,35,000, एक्चुअली हमने जो बेचे हैं वो है 3,50,000. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फेवरेबल वेरिएंस आ गया, तो हम लोगों ने इसको जो है वो फेवरेबल वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया. ओके, दूसरी तरफ पे अगर हम लोग टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल सेल्स ऑन स्टैंडर्ड प्राइस माइनस बजटेड सेल्स ऑन स्टैंडर्ड प्राइस. ये बेसिकली क्या है, प्राइस के लिए जब हम लोग व्हेन वी यूज सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हम स्टैंडर्ड प्राइस जब हम यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बजाय, तो हम क्या क्या फॉर्मूला लगाते हैं और क्या कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस budgeted units multiply by standard selling price. Actual units हैं 3,50,000 और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 5.9 और माइनस, या इस तरह से कह लें कि इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूं, इस फॉर्मूला को मुख्तसर कर लूं, तो इन दोनों में देखिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कॉमन आ गया, तो एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. एक्चुअल यूनिट्स हैं जी 3,50,000 के, बजटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 3,35,000 के, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है जी दैट इज 5.9. ये हमने जो अभी मालूम की थी 5.9. ओके, अब इन दोनों का फर्क आ गया जी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5.9, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 15,000 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 5.9 के साथ तो आ जाएगा जी 88,500.
ये 88,500 फेवरेबल ये भी आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट जो है वो बजट से ज्यादा बेचे हैं। अब आप जरा गौर करें बेटे कि यहाँ पे हम लोगों ने जब प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 88,500 की फिगर आ रही है, लेकिन जब हम लोगों ने मार्जिन के साथ किया है तो उसमें क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके जो लिया था मार्जिन, तो वो 42,000 आती है। इन दोनों फिगर में रिप्रेजेंटेटिव कौन सी ज्यादा है, विच इज मोर रिप्रेजेंटेटिव और मोर एक्यूरेट और मोर प्रेजेंटेबल? तो वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली फिगर जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ये वाली फिगर जो है वो हमें कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट नजर आती है, ओवर पिक्चर नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा जी 88,500 का रेवेन्यू आपका फेवरेबल हुआ है ड्यू टू हाई सेल, लेकिन हमने कहा वो उसमें प्रॉफिट का इम्पैक्ट कितना है वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद, तो वो तो हमने कहा वो सिर्फ और सिर्फ 42,000 का फेवरेबल है। तो एक सेल्स टीम के लिए 88,500 की फिगर बड़ी प्रॉफिटेबल नजर आती है, मीन वो इसको प्रेजेंट करेगी। लेकिन जब हम एनालिस्ट के तौर पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार जो उसकी ट्रू पिक्चर देने वाली फिगर है वो तो ये है, क्योंकि उसमें से सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो बेसिकली तो ये वाली फिगर है जो उन्होंने बेसिकली एक यूनिट के ऊपर कमाई है, या उन्होंने टोटल जो सेल की थी उसके ऊपर उन्होंने जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन की है वो ये है 42,000 की, ना कि 88,500 की है। तो इसलिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ कैलकुलेशन करने में आती है, ना कि सेलिंग प्राइस के साथ। अब अगर हम लोग इन दोनों वेरिएंसेस को ओवरऑल जो जो हमारे पास जो सबसे पहले वाला हमारा जो था, ये वाला जो मॉडल था, ये एक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर अगर हम लोग पुट करते हैं इन सारे वेरिएंसेस को, तो अब वो देखें जी हमारी क्या पिक्चर बनती है। लेवल 1 के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं जी कि टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस है वो हमें हमारे पास 10,500 का बेसिकली क्या है, या इस तरह से कह लें कि मैं दोनों अप्रोचेस को लेके यहाँ पे भी चलता हूं, यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से दो अप्रोच के लेके चलता हूं। टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और यहाँ पे है जी टोटल सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, टोटल सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस। अब ये आ जाता है, इसमें हमने मालूम किया था ये था 10,500 अनफेवरेबल, और ये है हमारे पास जो है ये हमारी पास आई थी चीज 36,000 फेवरेबल। अगर मैं आप लोगों को ये वाली फिगर दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, ये था टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और ये था टोटल सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस। ये टोटल सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस कहलाता है और ये टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस कहलाता है। तो ये था 10,500 और ये था 36,000 फेवरेबल। तो मैं इसी चीज को जो है वो मैंने वहां पे नोट कर दिया है, 10,500 अनफेवरेबल, 36,000 फेवरेबल। अब इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था सेल्स मार्जिन वेरिएंस, इसको हम लोग, और इस सिचुएशन में हम लोगों ने इसको कहा था सेल्स प्राइस वेरिएंस, इसको हम सेल्स मार्जिन वेरिएंस कहते हैं, यहाँ पे सेल्स प्राइस वेरिएंस कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और ये हम लोगों ने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों को एक ही नाम देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करते, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन इसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, वो थी 52,500 अनफेवरेबल, और ये वाला हम लोगों ने कैलकुलेट अभी किया है पीछे, वो है 42,000 फेवरेबल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 42,000 फेवरेबल। अब इसी लिहाज से हमने जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो वो भी हमने किया था 52,500 अनफेवरेबल,
तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 52,500 अनफेवरेबल। और ये हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया अभी वो है 88,500 फेवरेबल। अब आप जरा इन दोनों का नेट करें तो बेसिकली ये इन दोनों का नेट जो है वो वही वाला निकलेगा 36,000। तो ये आ जाएगा 88,500 माइनस 52,500, तो ये आ जाएगा जी 36,000। ये वही वाली अमाउंट आ जाएगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, दैट इज क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है तो ये फेवरेबल आ जाएगा। और अब जब आप इन दोनों का नेट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 10,500 जो है वो अनफेवरेबल आएगा। तो हमने कहा कि अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो हमने कहा जी हमारी सेल्स जो है वो फेवरेबल हुई हैं ओवरऑल 36,000 से, हमारे बजट से ज्यादा है हमारी सेल्स 36,000 की। लेकिन अगर हम लोग उसको प्राइस का इंपैक्ट देखते हैं तो प्राइस की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो कम नजर आ रही हैं, बिकॉज वी हैव चार्ज्ड लेस प्राइस एज बजटेड। तो उसकी वजह से हमारी जो प्राइस का इंपैक्ट था वो क्या है, 52,500 से हमारे रेवेन्यूज क्या हुए हैं, कम हुए हैं ड्यू टू लेस प्राइस चार्ज। प्राइस कम करने की वजह से हमारे 52,500 के रेवेन्यूज कम हुए हैं। लेकिन हमारा वॉल्यूम चूंकि ज्यादा बढ़ा है, हमने जब प्राइस कम की थी तो प्राइस कम करने की वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई थी, हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो गया था। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि इफ यू डिक्रीज योर प्राइस योर डिमांड विल बी हाई, योर क्वांटिटी सोल्ड विल बी हाई। तो इसलिए आप लोगों ने जब प्राइस कम की तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से 88,500 का हमारा रेवेन्यू जो है वो ज्यादा हो गया। और ओवरऑल इंपैक्ट जो 36,000 की ओवरऑल सेल्स भी हमारी ज्यादा हो गई। लेकिन जब हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करते हैं बाय डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स अमाउंट, तो फिर हमने कहा जी कि ओवरऑल हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज डिक्रीज्ड बाय 10,500। और उसका इंपैक्ट ये था कि ड्यू टू लेस प्राइस चार्ज, प्राइस को कम करने की वजह से हमारा जो सेल्स मार्जिन था वो कम हुआ 52,500 से। लेकिन दूसरी तरफ पे जो हमारी सेल्स बढ़ी, जो हमारी इंक्रीज की थे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, तो उसकी वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज इंक्रीज्ड बाय 42,000। तो उसका जो नेट इंपैक्ट आया, नेट इंपैक्ट ये था कि हमारा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज डिक्रीज्ड बाय 10,500 ड्यू टू अनफेवरेबल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। तो आप इन दोनों को आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप सेल्स को लेके करोगे तो तब आप इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे, और जब आप लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके करोगे तो आप इस तरीके से करोगे। लेकिन ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स जो होती हैं वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली होती हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ज्यादा कंसर्न्ड टू द कंपनी एज कंपेयर टू रेवेन्यूज। रेवेन्यूज की बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फिगर होती है, ज्यादा जो है वो कंपेरेबल फिगर होती है, और इंपॉर्टेंट जो है वो कंपनी के लिए ज्यादा बॉटम लाइन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ना कि हमारे पास जो है वो रेवेन्यूज होते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि रेवेन्यूज ओवरऑल, रेवेन्यूज की अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो रेवेन्यूज ओवरऑल बढ़े हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट ये प्राइस की वजह से हमारे 52,500 रेवेन्यूज कम हुए हैं। लेकिन उसकी प्राइस कम होने की वजह से वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा हो गया था, सेल ज्यादा हो गई थी, यूनिट ज्यादा बिके थे, इस वजह से 88,500 का रेवेन्यू ज्यादा हुआ था वॉल्यूम की वजह से। और ओवरऑल इसका इंपैक्ट जो है रेवेन्यू के ऊपर पॉजिटिव आया, कि मीन रेवेन्यू 36,000 से बढ़ गया। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं तो उसमें हमने देखा कि ओवरऑल रेवेन्यूज की वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 10,500 अनफेवरेबल हुआ है। और उसकी वजूहात क्या हैं कि उसकी प्राइस कम करने की वजह से 52,500 का हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज किया है। लेकिन चूंकि प्राइस कम करने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो गया था, सेल्स ज्यादा हुई थी, सेल्स के बढ़ने से हमारा 42,500 का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इंक्रीज किया है। लेकिन ओवरऑल नेट इंपैक्ट जो है वो फिर भी नेगेटिव आया है। नेट इंपैक्ट जो है वो हमारा प्राइस कम करने की वजह से हमने अपनी सेल्स तो बढ़ा ली, तो इसकी वजह से लेकिन उसका इंपैक्ट ओवरऑल नेगेटिव आया है। ओवरऑल नेट इंपैक्ट जो है वो हमारी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें डिक्रीज आई है। हमें प्राइस को रिड्यूस करके वॉल्यूम बढ़ाने का जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले हैं। इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके ऊपर होगी,
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स टीम के ऊपर होगी, बिकॉज सेल टीम ही प्राइस को डिसाइड करेगी, सेल टीम ही नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर सकती है। लेकिन अगला सवाल आएगा कि सेल टीम ये कह सकती है कि ये वाला जो ये जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है, ये तो मार्केट में वैसे ही ट्रेंड बढ़ गया था, इस वजह से ज्यादा हो गए हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या है, ये हम अगले लेवल के ऊपर जो है वो करना सीखेंगे। अभी जो हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है वो यही है कि हमारे पास जो ये वाले जो ओवरऑल सेल्स में जो इजाफा हुआ है, या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में इजाफा या कमी हुई है सेल्स की वजह से, सेल्स साइड के ऊपर उसका इम्पैक्ट, या रेवेन्यू साइड के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि हमने पिछले वाले सेगमेंट के अंदर जब हमने कॉस्ट के वेरिएंसेस निकाले थे तो उसका भी ओवरऑल इम्पैक्ट हमने चेक किया था कि हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट कॉस्ट क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमारे सेल्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये वाली सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। होप सो आप लोग जो है इसको तमाम को अच्छे से समझ के होंगे। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश की है दोनों तरीकों से, एंड रिजल्ट को लेके, वो भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ के होंगे। और उसको जो है वो आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। For particular explanation and responsibility of these variances, we can have conclusions. अब इसमें कंक्लूजन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स वेरिएंसेस lies with सेल्स डिपार्टमेंट और मैनेजर सेल्स। ये सेल्स डिपार्टमेंट या मैनेजर सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये इसके जो है वो इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड, volume will be decreased as per law of demand, which will result an favorable which will result a favorable sales margin variance, but unfavorable sales volume variance। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो उससे वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से हमारा सेल्स मार्जिन वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा, फेवरेबल होगा। लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा वो अनफेवरेबल आएगा। दिस सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड इफ प्राइस इज डिक्रीज्ड, अगर प्राइस कम की जाती है। इन पर्टिकुलर situation of our exercise, the price or margin variance is unfavorable with $52,400, which means that the company's overall contribution margin has decreased due to decrease
in price from 5.9 to 5.75। हमने अपनी जो प्राइस जो थी वो 5.9 की बजाय 5.75 रखी, जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो वेरिएंस है वो क्या आया है, अनफेवरेबल वेरिएंस आया है। On the other side, the sales volume variance, for contribution margin is favorable with 42,000, which means that the company's overall contribution margin has increased by 42,000 due to increased sale as compared to budgeted units of sales. They planned 3,35,000 units, but actually they sold 3,50,000 units, which resulted the favorable volume variance. The overall impact of price decrease on increase of volume has resulted into a decreased contribution margin of 10,500 as overall sales variance is unfavorable. This means that the price decreased has not increased the overall contribution margin of the company, but it contrary decreased it due to decrease in price, and the increased sales has not been capitalized. हमने प्राइस तो कम की, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज भी हुआ, लेकिन ओवरऑल हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10,500 से कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वेरिएंसेस। और चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सेल्स डिपार्टमेंट की है
और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर किस तरीके से बात हो सकती है, और आगे चल के हम लोग इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप इन एक्सप्लेनेशंस को लिखना और इनको एक्सप्लेन करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, और ये तमाम कैलकुलेशंस की जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद आपको जो है इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी और आप इसको एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच for being with me.